अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के मुस्तकबिल और कामयाबी के इम्कानात पर दिन ब दिन सवालात और खदशात बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर डेडलॉक आ गया है, क्योंकि पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त में बैठने से इनकार कर दिया है। मगर हुकूमत ने आज फिर भी 28 जनवरी को मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त रखने का ऐलान कर दिया है और हुकूमत कह रही है कि चौथी मीटिंग में ही पीटीआई के मुतालबात का जवाब देंगे। लेकिन जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से बात करते हुए पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के सरबराह उमर अयूब ने कहा है कि मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत न करने का फैसला किया है। मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का क़याम ज़रूरी है। जब तक जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाया जाता तो चौथे मुज़ाकराती राउंड में नहीं बैठेंगे। मानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत हैं, हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। शब्बीर डार से बात करने से पहले आज कौमी असम्बली के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उमर अयूब ने फिर कहा कि हुकूमत को बावर करा दिया है कि नो कमीशंस नो निगोसिएशंस। जबकि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इमरान खान की हिदायत यही है कि अगर जुडिशल कमीशन के हवाले से पेशरफ नहीं होती तो चौथी मीटिंग में नहीं जाएंगे। हमने वाज़े तौर पे बावर कराया हुकूमत को कि या कमीशंस 9 मई के और 26 नवंबर के नहीं बनेंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे। नो कमीशंस नो नेगोशिएशंस। खान साहब ने यही कहा है, 3 मीटिंग्स हुई है, उसमें सारा डिस्कशन हुआ है। इन्होंने इन राइटिंग मांगा, इन राइटिंग हम दे चुके हैं। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस यही है कि अगर पेश रफ्त हो जाती है कमीशन पे तो फिर चौथी मीटिंग की तरफ हम जाएंगे, अगर नहीं हो रही तो पीटीआई कह रही है कि मीटिंग से पहले अगर ये नहीं बताया गया कि कमीशन बना रहे हैं तो मीटिंग में ही नहीं जाएंगे। मगर हुकूमत कह रही है कि चौथी मीटिंग में ही बताएंगे कि कमीशन बना रहे हैं या नहीं। आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि तय हुआ है कि 28 जनवरी को अपना तहरीरी जवाब पीटीआई के सामने पेश करेंगे। अभी तक गौर हो रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाना है या नहीं, मगर खुद हुकूमत की तरफ से ये बयानात भी सामने आ रहे हैं कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये मामलात पहले ही अदालतों में चल रहे हैं। पहले वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर के मामलात पर ट्रायल चल रहे हैं तो कमीशन बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि ठीक है, फिर मुज़ाकरात ख़त्म। और आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि 9 मई में तो लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, उनकी पहचान हो चुकी है, लोगों ने इतराफ़ जुर्म किया हुआ है। इसलिए बताया जाए कि जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है और क्या फ़ैसला करना है। अगर ऐसा कोई प्रपोजल होता भी है तो फिर 2013 के इलेक्शन से शुरू हो जाएँ। लेकिन कमीशन ना बनने या मुज़ाकरात में नाकामी की सूरत में पीटीआई दोबारा सड़कों पर आने का ऐलान कर रही है। कल कौमी असम्बली के बाहर तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ मीडिया से बात करते हुए पीटीआई के रहनुमा शेर मरवत ने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो इमरान खान के हुक्म पर दोबारा स्ट्रीट पावर शो करेंगे और हर उस जगह का रुख करेंगे जिसकी हिदायत इमरान खान से मिलेगी। मुज़ाकरात का फिर इस सूरत में क्या मुस्तकबिल होगा? वज़ीर आज़म के मुशीर और मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद। राना साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, अब क्या वो आपके साथ मुज़ाकरात में बैठे हैं जब वज़ीर इत्तलात कह दें कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता कि कमीशन बनाएंगे, वज़ीर दिफा भी कह दें कि नहीं बनेगा कमीशन, तो फिर कोई सूरत रह नहीं गई है? अब वो नहीं बैठने को आपके तैयार, वो कह रहे हैं नो कमीशंस नो निगोशिएशंस। तो आप क्या करेंगे अगला इजलास बुलाकर? देखें शाहजेब, ये कोई पहले मुज़ाकरात नहीं हो रहे पाकिस्तान में या कोई दुनिया में, कोई ये पहला मौका नहीं है कि किसी को मालूम ना हो कि इन मामलात में जो है वो क्या तरीक़ाकार होता है। उन्होंने एक चार्टर ऑफ डिमांड हमें जो है वो पिछली मीटिंग में, बल्कि वो भी 3 मीटिंग्स के बाद जो है वो उन्होंने हमें पेश किया है। तो उसका हम जिस तरह से उन्होंने तहरीरी तौर पे जो है वो उन्होंने पॉइंट वाइज जो है वो उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड हमें दिया है, तो उसका जवाब जो है वो हम उनको उसी तरीके से बड़ा हम्बली रिस्पेक्टफुली जो है वो उनकी खिदमत में पेश करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर वो बात कर लें। हो सकता है कि गुफ्तगू में, डायलॉग में किसी कंसेंसस पॉइंट के ऊपर पहुंच सके। अगर ना पहुंच सके तो फिर हमने को मीटिंग में को उनसे कोई चीज़ छीन तो नहीं लेनी। आगे पहले उन्होंने 3 मीटिंग्स हमारे साथ की हैं, तो क्या उन मीटिंग से उनको कोई नुकसान पहुंचा है कोई, या उनमें कोई उनका कोई जो है वो कोई जो है वो लॉस हो गया है कोई? मगर साहब, उन्हें तो नजर आ रहा है कि कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आपने हमें चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया है, अब हम उसका जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब लेने को तैयार नहीं है। उन्हें जवाब आ गया हुकूमत की तरफ से, तो उन्हें नजर आ रहा है कि आप मुज़ाकराती कमेटी में अगर अगला चौथा राउंड भी होगा तो आपने यही बताना है कि जी कमीशन नहीं बन सकता। तो वो क्या करें आपके साथ? चले भाई, नजर आ भी रहा हो, हमें नहीं सुन ले शाहजेब, हमें भी मालूम था कि इन्होंने जो है वो क्या डिमांड्स देनी है, लेकिन इसके बावजूद हमने 3 मीटिंग्स इंतज़ार किया और उसके बाद जब उन्होंने इन राइटिंग हमें जो है वो अपनी दस्तावेज़ पेश की
तो उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने एक सब कमेटी जो है वो बनाई है, उसकी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और मेरा ख्याल है होपफुली अगले एक 2 दिन में हम उसका जवाब जो है वो फाइनल कर लेंगे और उसके बाद इनकी खिदमत में पेश करेंगे। ये उसके ऊपर गौर व फिक्र करें और उसके बाद हमारे साथ जो है वो बैठ के बात करें। मुज़ाकरात का यही तरीका होता है। एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब 2 पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपस में बात करती हैं तो उसका यही तरीका होता है। ये तरीका तो नहीं होता कि आपने आप चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया है, अब हमें जो है वो बाहर से आप मैसेज भेज रहे हैं कि जी ये कर दें, तो वरना जो है वो हम जो है वो मीटिंग नहीं करेंगे। यानी मुज़ाकरात में हुक्मनामा तो नहीं होता, ये तो बैठ के जो है वो बात की जाती है। वैसे पर क्या इस सारी सूरत हाल में बतौर मुज़ाकराती कमेटी के रुकन, बतौर वज़ीर आज़म के मुशीर और बतौर सीनियर रहनुमा नून लीग, क्या आप ये कह सकते हैं कम से कम कि अगर आप बैठे उनके साथ तो आपको अभी भी कोई रास्ता दिखता है, या बात सीधी सी है कि अब आप लोग बिल्कुल डेड एंड पर आ गए, अगर बैठ भी गए तो कोई फ़ायदा होना नहीं है, या आप इस उम्मीद का इज़हार कर रहे हैं कि बैठे तो बातचीत से कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता निकलेगा जो कि तहरीक इंसाफ को भी काबिल कबूल हो और आपको भी? देखें शाहज़ेब, रास्ता जब भी निकलना है ऐसे ही निकलना है। एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में रास्ता निकलने का इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। आप मुझे बताएं कि अगर ये मीटिंग नहीं करेंगे या बैठ के बात नहीं करेंगे, टेबल पे नहीं आएंगे, तो फिर दूसरा रास्ता कहाँ से निकाल लेंगे? तो दूसरा कोई तरीका है रास्ता निकालने का? को आज तक कोई रास्ता निकला है दूसरे किसी तरीके से? साहब अभी सारी सूरत हाल में पहले तो इमरान खान साहब को सज़ा हो गई, फिर हुआ ये कि नैब की तरफ से एक एलामिया आता है जिसमें प्रॉपर्टी टाइकून की जो दुबई में उन्होंने स्कीम लॉन्च की है उससे तनबीह की जाती है आवाम को कि अगर आप उसमें सरमायाकारी ना करें। उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में जो है वो सोसाइटीज़ में कब्जे किए हैं, सब काम किए हैं। नैब और कार्रवाई का इरादा रखता है और फिर उन साहब जवाब देते हैं कि जितना मर्जी जुल्म कर लो गवाही नहीं देगा। उन्होंने कहा नैब की प्रेस रिलीज दरअसल ब्लैकमेलिंग का नया मुतालबा है, मैं जब्त कर रहा हूँ लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूँ, अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 बरसों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। अब पैरेलल में एक तरफ डायलॉग, दूसरी तरफ ये चल रहा है। नहीं देखें, मामला ये है कि नैब के पास जो केस है तो मलिक साहब को चाहिए कि वो आके उस केस को जो है वो फेस करें। मामला ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि उस वक्त जब ये सारा मामला जो है वो उनकी रकम की वापसी का और यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी की 458 कनाल जगह का, पैसों का, प्लॉट्स का, अंगूठियों का, जेवरात का सारा मामला चला था, तो उनको ज़बरदस्ती ब्लैकमेल किया गया था। उनको विद कोर्स मेयर जो है वो इस बात पे मजबूर किया गया था। तो उन्हें तो चाहिए कि वो अपना आके मामला जो है वो पेश करें, लेकिन बहरहाल अगर ये उनकी आज़ाद मर्ज़ी है कि वो किसी मामले को जो है वो किस अंदाज से सामने लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। वैसे अब आप कह रहे हैं कि उन्हें उस वक्त ब्लैकमेल किया गया था। अब जाहिर है अब एक अदालती फैसला भी मौजूद है और उन्होंने ज़मीन भी दी, 458 केनाल, पैसे भी दिए, करोड़ों रुपए भी दिए, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। बट वो कह रहे हैं उन्हें इस वक्त भी ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वो बयान दें, गवाही दें। क्या उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दें? वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए नैब कैसे एलामी आ रहा है? नहीं देखें, अगर ये बात साबित हो जाए जिस तरह से इस सारे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो इंक्वायरीज हुई हैं, जो वो रकम वापस आई है, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें साफ तौर पे नज़र आ रही हैं। और ये उनको जो मजबूर किया गया, जो कोर्स मेयर्स उनके ख़िलाफ़ लिए गए, या उस वक्त की जब ये सारा मामला अभी होने को नहीं था और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त वो क्या गुफ्तगू करते रहे हैं? यानी वो साहब का नाम लेके ये कहते रहे हैं कि मैंने तो इस आदमी को छोड़ना नहीं है, मैं तो इसको फांसी चढ़ा दूंगा, मैं तो लटका दूंगा इसको। और उसके बाद जो है वो फिर जब शहजाद अकबर के ज़रिए से मामलात जो है वो सेटल हुए और उनको मजबूर किया गया और उनसे जो भी हासिल करना था वो हासिल किया गया, तो फिर हर चीज़ जो थी वो जो है वो साइड लाइन हो गई। तो मगर जब वो जो है ये कहते हैं जो है वो मौजूद है, जब वो कहते हैं कि 25-30 वो अगर इस बारे में बयान देना नहीं चाहते तो ये उनका एक अपना फैसला है। लेकिन इन चीज़ों में कोई शक शुबा नहीं है
कि उस वक्त उनको ब्लैकमेल किया गया। अच्छा, आप वो कहते हैं कि 25-30 बरसों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। इमरान खान साहब एक ज़माने में कहते थे कि ये सबको काना कर देते हैं प्रॉपर्टी टाइकून साहब। तो अब ये समझा जाए, जब वो 25-30 सालों की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि सभी उनके काने हैं। इमरान खान साहब भी आखिर में दावे करते करते खुद भी काने हो गए, आप सब भी काने हैं। आपकी पार्टी क़यादत वन हाइट पार्क हसन नवाज साहब से उन्होंने ख़रीदा, तो बस ऐसे ही चल रहा है मुल्क। चलो फिर बात ये है कि इमरान खान साहब को ये पता था कि ये सबको काने कर देते हैं, तो उसके बाद फिर वो आप तो अंधे ही हो गए ना। बाकी तो चलो काने होते होंगे, लेकिन उन्होंने जो किया उन्होंने तो फिर बिल्कुल अंधे हो गए वो। तो ठीक है, फिर मलिक साहब जो है वो पहले जो अंधा हुआ है उसका भी बता दें और जो काने हुए हैं उनका भी बता दें। वैसे मुझे एक और बात बताइएगा, अब आज हुकूमत ने जो पीका एक्ट 2016 है उसमें तरामीम मुतारिफ़ कराई हैं और उस पर आज PFUJ का जो एलामिया सामने आया है वो कह रहे हैं कि ये जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी जानिब से धोखा है, तरामीम गैर ज़रूरी और आइन की रूह के ख़िलाफ़ हैं। अब इतनी बड़ी जब तरामीम होने जा रही हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को बाकायदा एतमाद में लिया जाए, चाहे वो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हों, सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उसके बाद लाई जाए, क्योंकि असरात इसके बाद में भी पड़ते हैं। इमरान खान साहब भी कोशिश कर रहे थे, आज अगर वो तरामीम हो गई होती उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते। आप ये कर रहे हैं, कल को पूरी आवाम को, आपको खुद को भुगतनी पड़ सकती हैं। क्यों ये जल्दबाजी की गई कि PFUJ कह रहे हैं कि धोखा दिया हमें? नहीं शाहजेब, इसमें कौन सी जल्दबाजी है? यानी किसी आदमी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी आदमी का किरदार महफूज नहीं है। यानी आप और मैं बैठे हैं, जो वो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके ज़रिए से अगले ही लम्हे में जो मर्ज़ी वो हमें जो है वो करता जो है वो दिखा सकते हैं। यानी इस कदर लोगों की तजलील हो रही है और आम आदमी जो है, आम आदमी के साथ जिस किस्म की सूरत हाल है, हम अपने हलकों में जाते हैं, लोग आके रोते हैं कि उनकी बेटियों के साथ, उनकी बहनों के साथ जो है वो ये जिस किस्म की जो है वो ये रवश जो है ये सोशल मीडिया में अपनाई गई है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, किसी के पास जो है वो कोई रास्ता नहीं है। मामला ये है कि ये साल हा साल से इस शोबे को रेगुलेट करने के लिए जो है वो सिर्फ गुफ्तगू होती आ रही है और उसका कोई जो है वो चीज़ सामने नहीं आ रही। अब एक चीज़ जो है वो एक एक्ट जो है वो सामने आ गया है जिसमें एक इफेक्टिव एक पूरा सिस्टम दिया गया है। अथॉरिटी है, अथॉरिटी के बाद काउंसिल है, फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, फिर उसके बाद जो है वो अपना ट्रिब्यूनल है। तो मामला ये कि एक तरीक़ाकार सामने जब आम आदमी को, जिन लोगों के साथ ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है, जिन लोगों को किसी वो जिस तरह कहते हैं कि किसी पासे का नहीं छोड़ते ये लोग, इस किस्म की जो है वो चीज़ें जो है वो यानी बना देते हैं, तो लोगों के पास जो है वो कोई रिलीफ हासिल करने का, अपनी इज्जत को महफूज करने का कोई तरीकाकार तो सामने आए ना। आपकी इस बात से देखें जो इसमें सवाल करने की इजाजत दीजिएगा, इसमें आपकी इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है कि फेक न्यूज़, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, झूठी तोहमतें, झूठे इल्ज़ामात, हेट स्पीच एक बहुत बड़ा मसला है, उसको एड्रेस करना चाहिए। मगर उसके साथ ही एक बहुत बड़ा मसला ये है कि रियासत की और जो कंसेक्यूटिव हुकूमतें हैं उनकी कोई नीयत रही नहीं है कि उन्होंने झूठी खबर को ख़त्म करना है। नियत यही रही है कि इन क़वानीन को इस्तेमाल करके अपने खिलाफ जो भी बात हो रही है उसको ख़त्म करना है, और कानून भी ऐसे इस्तेमाल करना है कि जिसको उठाया जेल में डाल दिया और कोई उल्टा सीधा केस बना के डाल दिया। अब आप जो नया भी कानून लाने जा रहे हैं इसमें सारा इख्तियार, चाहे अथॉरिटी है हुकूमत नॉमिनेट करेगी, उसके बाद ट्रिब्यूनल्स हैं वो भी हुकूमत नॉमिनेट करेगी, हटाने का इख्तियार भी हुकूमत के पास है, इसके अलावा जो कंप्लेंट अथॉरिटी है उसमें भी। तो ये जो आप कॉम्प्रिहेंसिव जिसको कह रहे हैं सारे इख्तियार हुकूमत ने अपने पास लिए हुए हैं, हुकूमत खुद ही टारगेट कर रही होगी, जो हुकूमत को बुरा लगेगा वो टारगेट हो जाएगा और क्रिमिनल उसमें चार्जेस होंगे 3 साल की कैद, बजाय इसके कि इसको बड़े जुर्मानों की सूरत में और दीगर उसमें डील किया जाए। तो हुकूमत की नीयत पर तो पिछले दौर में भी सवाल उठता था, आपके दौर में भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि कार्रवाई ऐसी होती है, कभी लगता नहीं है कि फेक स्पीच को खत्म करने के लिए हो रहा है। देखें शाहजेब, एक हुकूमत की नीयत की वजह से लोगों की ज़िंदगी अजीरन जो है ना हो चुकी है।
लोगों का कोई हाल नहीं रहा, लोगों का इस तरह से जो है वो यानी जो यानी नापसंदीदा अनासर हैं, जो obnoxious जो रवैये के लोग हैं, उन्होंने अपने अजीज़ों का अपने यानी जिन लोगों के साथ भी उनकी कोई थोड़ी बहुत जो है वो मुखासमत है, यानी यहाँ पे तो यानी लाखों करोड़ों लोग जो है वो एक अजाब झील रहे हैं। अब सिर्फ इस बात के ऊपर कि हमारे बाज़ जो दोस्तों को या हमारी तंजीमों को ये है कि ये मिसयूज़ होगा, ओ भाई यहाँ पे जहाँ भी मिसयूज़ होगा उसको चैलेंज किया जा सकेगा। अदालतें मौजूद हैं, रिट जुरिस्डिक्शन मौजूद है, उसमें देखा जा सकेगा कि अगर किसी जगह पे जो है ये मिसयूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो लाखों करोड़ों लोगों की जो है वो इन्होंने ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं। मगर साहब इसमें देखें ना, रहने नहीं दी। साहब इसके लिए बड़ा लाज़मी था ना, जैसे साहब अगर PFU से वादा किया, आवाज़ में आपके लहजे में आपसे जो मर्जी जो है वो कहलवा दें। मगर साहब अगर PFU से वादा किया था वज़ीर इत्तलात ने कि इस मुसव्वदे को पहले शेयर किया जाएगा, वादा किया था, मगर मुसव्वदा शेयर किए बगैर अगर पार्लियामेंट जाए तो फिर होता यही है ना कि वो कंट्रोवर्शियल शेयर करें, इनपुट लें ताकि आगे बढ़ा जाए। मैं कह रहा हूं कि फेक न्यूज़ बहुत बड़ा मसला है, खुद जो बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके लिए बहुत बड़ा मसला है कि सोशल मीडिया पर जो झूठ फैलाया जाता है सब विक्टिम है इसके। मगर जो नीयत हुकूमत की अगर ये नजर आए कि जल्दबाजी में करना है और जो खिलाफ बात हो रही है उसे दबाना है, तो फिर एतराज तो उठेगा ना। अगर मुसव्वदा शेयर कर लेते अगर वादा किया गया था PFU के साथ। नहीं शाहजेब, ये क्यों फ़र्ज़ कर दिया जा रहा है या ये क्यों जो है ये तय किया जा रहा है कि जी ये अपने मुखालिफ, भाई हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत का क्या बिगड़ता है इन चीज़ों से, और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ये अपना जो है ये बात जो हो रही है उस बात को दबाने के लिए जो है वो ये सारा कुछ हो रहा है। मामला ये है कि अगर हुकूमत जो है वो अपने ख़िलाफ़ दबाने के लिए या इसको मिसयूज़ करेगी, इस वजह से पिछले 3-4 साल से जो है वो कोई जो है वो लेजिस्लेशन नहीं हो रही, कोई जो है वो एक्ट और कोई सिस्टम जो है वो सामने नहीं लाया जा रहा। देखें अब ये जो सामने लाया जा रहा है ये अपना एक्ट, ये कोई आसमानी कोई सहीफ़ा लिखा जाने जा रहा है। भाई मैन मेड लॉ है ना। अगर इसमें 1, 2, 4, 10, 13 तरामीम की ज़रूरत हुई, आप लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, आपके प्रोग्राम्स में डिस्कशन होगी, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऊपर जो है वो डिस्कशन होगी। अगर इसमें कल को 1 महीना ठहर के, 2 महीने ठहर के अगर इसमें जो है वो 20 तरामीम करने की ज़रूरत होती है, हो जाएंगी वो। वैसे अगर फिर जितनी देर में ये तरामीम बाद में करनी है या आधे टाइम में जो है वो अमेंडमेंट्स हो जाएंगी। सब तरीका ये होता है कि तरामीम करके उसके बाद और तरामीम की जाए, या पहले डिस्कशन की जाती है। ऐसी तरामीम दुनिया भर में जो मुमालिक डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं वहां पे सिविल सोसाइटी से पहले डिस्कस होता है ना, सहाफती बिरादरी से पहले डिस्कशन होती है। नहीं सुन ले, देखिए इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन जो है वो पंजाब में भी जो है वो कोशिश की गई, यहाँ पे भी कोशिश की गई। एक कमेटी जो है वो मेरी चेयर में भी बनी, हमने भी कोशिश की। देखिए मामला ये है कि कोई बंदा जो है वो इस तरह से जो है वो जब तक कोई चीज़ एक सामने ना हो उस वक्त तक हर आदमी का जो है वो एक अपना ही उसका जो है वो ख्याल है, वो अपना ही उसका तरीक़ाकार है कि नहीं जी ये ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। अब एक एक्ट, एक सिस्टम जो इस बुराई को, इस जहालत को, इस अजाब को जो है वो लोगों से उतारने के लिए अब ये सामने एक एक्ट की सूरत में आ जाएगा। इसमें जिस चीज़ के ऊपर भी वैसे कोशिश ये की गई है कि क्योंकि ये सूरत हाल अब इस कदर बिगाड़ का शिकार हो चुकी है कि इससे कम सख्ती से, इससे कम इफ़ेक्टिव सिस्टम से जो है ना ये रुक नहीं सकेगा। इसे रोका जाना चाहिए इसी तरह से। लेकिन ये है कि अगर जहाँ पे कोई मिसयूज़ की कंप्लेंट्स आएंगी तो ये एक ऐसा लॉ है कि जो विद इन पार्लियामेंट, विद इन असम्बली जो है वो विदाउट एनी जो है वो हेजिटेशन जो है वो इसको अमेंड किया जा सकता है। लॉज रोज़ बनते हैं, उसके बाद उनमें अमेंडमेंट्स, उनमें इम्प्रूवमेंट, उनमें डिलीशन। साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत ने जो आज कौमी असम्बली में पी का तरमीमी बिल पेश किया है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, उसके तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क़याम अमल में लाया जाएगा।
और आम बात यह है कि तरमीमी बिल के तहत कायम किए जाने वाले इन तमाम इदारों के सरबराह और टीम हुकूमत खुद मुंतखब करेगी। हुकूमत अपनी मर्जी से सरबराह और अरकान का तकर्रुर करेगी और उन्हें हटा सकेगी। और इस मुजवज़ा कानून के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद की सज़ा या फिर 20 लाख रुपये जुर्माना आयद किया जा सकेगा। कौमी असम्बली में आज पेश किए जाने वाले हुकूमती मुजवज़ा बिल के मुताबिक हुकूमत नोटिफिकेशन के जरिए सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करेगी। अथॉरिटी का मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में होगा। इसके अलावा अथॉरिटी सूबाई दारुल हुकूमतों और जहां अथॉरिटी को मुनासिब लगे वो वहां दफातर कायम कर सकती है। बिल के मुताबिक अथॉरिटी सोशल मीडिया सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक को यकीनी बनाएगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी और जारहाना मवाद को रेगुलेट करेगी। अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन की मजाज होगी और अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल करने की भी मजाज होगी। अथॉरिटी के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आर्जी तौर पर या मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करने का इख्तियार होगा। इसके अलावा अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गाइडलाइन और हिदायत जारी कर सकेगी। पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से दरख्वास्तों पर कार्रवाई करना अथॉरिटी के फ़राइज़ में शामिल होगा। इसके अलावा अथॉरिटी मुतल्लिका हुकाम को किसी गैर कानूनी और जारहाना मवाद को 30 दिनों के लिए तहरीरी वजूहात के साथ ब्लॉक करने या हटाने की हिदायत जारी कर सकती है। इसके अलावा मजीद 30 दिन के लिए अथॉरिटी के अरकान की अक्सरियत की तायद दरकार होगी। बिल के मुताबिक जाली और गलत मालूमात से मुतासरा कोई भी शख्स ऐसी मालूमात तक रसाई को रोकने के लिए अथॉरिटी को दरख्वास्त दे सकता है और अथॉरिटी दरख्वास्त की वसूली पर फौरी तौर पर अगर ज़रूरी समझेगी तो इस मवाद को हटाने या इस तक रसाई को महदूद करने के अहकाम जारी करेगी। बिल के मुताबिक अथॉरिटी चेयरपर्सन और 8 दीगर अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिनमें से सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन पेमरा और चेयरमैन पीटीए या चेयरमैन पीटीए का नामजद करदा नुमाइंदा एक्स ऑफिशो मेंबर होंगे। एक्स ऑफिशो के अलावा चेयरपर्सन और 5 अरकान की तकरीरी वफाकी हुकूमत करेगी। तैनाती की शराइत भी हुकूमत तय करेगी। चेयरपर्सन के लिए मुसद्दिका बैचलर्स की डिग्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कानून या सोशल मीडिया पॉलिसी गवर्नेंस या मुतल्लिका टेक्नोलॉजीज़ का 15 साल का तजर्बा ज़रूरी होगा। चेयरपर्सन और अरकान की नाकाबिल तौसी 5 साल मुद्दत तक तैनाती होगी। बिल के मुताबिक एक्स ऑफिशो मेंबर्स के अलावा एक सहाफ़ी अथॉरिटी का रुकन होगा जो पाकिस्तान के किसी प्रेस क्लब से रजिस्टर्ड हो, उसका कम से कम 10 साल का तजर्बा हो और उसके पास कम से कम बैचलर्स की डिग्री हो। बिल के मुताबिक इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अथॉरिटी का रुकन होगा जिसके पास कम से कम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इसके मुसावी डिग्री और कम से कम 10 साल का तजर्बा हो। इसके अलावा एक एडवोकेट इस अथॉरिटी का रुकन होगा जिसके पास कम से कम कानून में बैचलर्स की डिग्री और 10 साल का तजर्बा हो। अथॉरिटी का एक रुकन सोशल मीडिया प्रोफेशनल होगा जिसके पास कम से कम बैचलर्स की डिग्री हो, ऑनलाइन और सिविल राइट्स स्पेस का कम कम 10 साल का तजर्बा हो। बिल के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर का आईटी एंटरप्रेन्योर अथॉरिटी का रुकन होगा जिसके पास कम से कम बैचलर्स की डिग्री और फील्ड का 10 साल का तजर्बा हो। बिल के मुताबिक अगर चेयरपर्सन या कोई रुकन अपना काम ठीक से नहीं करता या फिर उसे कोई जहनी या जिस्मानी माजूरी हो जाती है या वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार पाता है तो हुकूमत इसे ओहदे से हटा सकती है। बिल के मुताबिक वफाकी हुकूमत जब ज़रूरी समझे इस कानून से मुतालिक पॉलिसी मामलात पर इस अथॉरिटी को अहकाम जारी कर सकती है और वो अहकाम इस अथॉरिटी पर बाइंडिंग होंगे। और अगर ये सवाल उठा कि आया कोई मामला इस कानून के तहत पॉलिसी मामला है या नहीं तो जो भी वफाकी हुकूमत का फैसला होगा वही हतमी होगा। मुजवज़ा बिल के मुताबिक अथॉरिटी के पास ये अख्तियार होगा कि वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे मवाद को ब्लॉक करने या हटाने के अहकाम जारी कर सके जो पाकिस्तान के नज़रिए के खिलाफ हो, अवाम को कानून तोड़ने या फिर कानून हाथ में लेने के लिए इस मकसद के लिए उकसाता हो कि जिससे अवाम या हुकूमती अफराद और इदारों में दहशत फैले। ऐसे मवाद जो अवाम को हुकूमती या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने पर उकसाए, रोज़मर्रा के मामलात को अंजाम देने में रुकावट डाले, मजहबी फ़िरका वाराना या लिसानी बुनियादों पर नफरत फैलाए ताकि उससे इंतशार फैले। ऐसा मवाद जो बेहुदा या पोर्नोग्राफिक हो, ऐसा मवाद जिसके झूठ होने के हवाले से काफ़ी मवाद मौजूद हो, जो अदलिया, फौज, पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली के अरकान के खिलाफ तोहमत लगाए और रियासत और उसके इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी या किसी भी किस्म की वायलेंस पर उकसाए। मुजवज़ा कानून के तहत एक सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल तश्कील दी जाएगी और ये काम भी हुकूमत खुद एक नोटिफिकेशन के जरिए करेगी और इस काउंसिल का एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होंगे। एक एक्स ऑफिशियो मेंबर ऐसी शिकायत मौसूल करके प्रोसेस करेगा जो कि किसी भी शख्स, इदारे या फिर अवाम की तरफ से इस कानून की शिक की खिलाफ वर्जी के दायरे में दायर की गई होगी। इस कंप्लेंट काउंसिल के एक्स ऑफिशियो मेंबर के अलावा चेयरमैन और बाकी मेंबर्स को वफाकी हुकूमत 3 साल के लिए तैनात करेगी। वफाकी हुकूमत उन्हें मजीद 3 साल के लिए तौसी देने की मजाज होगी। इसके अलावा हुकूमत इस मुजवज़ा कानून के तहत ट्रिब्यूनल्स भी बनाएगी और अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अथॉरिटी के अहकाम की खिलाफ वर्जी करेगा या फिर उनकी पासदारी नहीं करेगा तो अथॉरिटी इन ट्रिब्यूनल्स से रुजू करेगी और ये ट्रिब्यूनल्स भी वफाकी हुकूमत ही बनाएगी। मुजवज़ा बिल के मुताबिक वफाकी हुकूमत एक नोटिफिकेशन से सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल्स बना सकेगी। ट्रिब्यूनल का चेयरमैन एक ऐसा शख्स होगा जो हाई कोर्ट का जज बनने की अहलियत रखता हो। एक ऐसा सहाफ़ी ट्रिब्यूनल का मेंबर होने
के लिए अहल होगा जो पाकिस्तान के किसी भी प्रेस क्लब का मेंबर हो, इसका कम से कम 12 साल का तजर्बा हो और जिसके पास जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री हो। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सोशल मीडिया राइट्स का एक ऐसा एक्सपर्ट जिसके तलीका शोबे में बैचलर्स की डिग्री हो। ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और वफाकी हुकूमत 3 साल के लिए तैनात करेगी और वफाकी हुकूमत के पास एक से ज्यादा ट्रिब्यूनल बनाने का इख्तियार होगा। मुजव्विज़ा बिल के मुताबिक जो भी शख्स जानबूझकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसी मालूमात फैलाएगा जो उसे खुद पता है कि वो गलत है, झूठ है और जिससे मुमकिन तौर पर खौफ, पैनिक, बेअमनी या अवाम में बेचैनी फैलेगी तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3 साल कैद की सजा या 20 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा मुजव्विज़ा बिल के मुताबिक वफाकी हुकूमत एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाएगी जिसका नाम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगा और ये एजेंसी इस मुजव्विज़ा कानून के दायरे में आने वाले जराइम की इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करेगी। इस एजेंसी का डायरेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत 3 साल की मुद्दत के लिए तैनात करेगी और उस डायरेक्टर जनरल के पास ये इख्तियार होगा कि वो दीगर ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूटर्स को तैनात करे। इस नेशनल क्राइम एजेंसी के क़याम के बाद FIA का साइबर क्राइम विंग खत्म कर दिया जाएगा और उसके अमले, केसेस, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, असासों को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मुंतकिल कर दिया जाएगा। आज हुकूमत ने यह बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया है और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका एक्ट 2016 में इन तरामीम की मजम्मत की है। PFUJ के एलामिये के मुताबिक पीका एक्ट में ये तरामीम वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की जानिब से धोखा है। तरामीम गैर ज़रूरी और आइन की रूह के खिलाफ हैं। ये तरामीम मुल्क में मीडिया, सोशल मीडिया और सहाफ़ती बरादरी को दबाने की एक दानिस्ता कोशिश है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने स्टेक होल्डर्स बशमूल PFUJ के साथ मुसविदा शेयर करने का वादा किया था। जानबूझकर तरामीम का मुसविदा शेयर नहीं किया गया। हुकूमत से मुतालबा है कि तरमीमी बिल को फ़ौरन वापस लिया जाए। बिल का मुसविदा स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाए ताकि इसकी हतमी मंजूरी से कबल बामानी बातचीत हो सके। अगर तरामीम वापस न ली गई तो सहाफ़ी बरादरी मुल्कगीर एहतजाज करेगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का तनाज़ा जारी है और गुज़िश्ता रोज़ के सुप्रीम कोर्ट के एलामिये और एडिशनल रजिस्ट्रार की बरतरफी के बावजूद गुज़िश्ता दिनों टैक्स से मुताल्लिक एक केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास रोस्टरम पर आ गए। बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की, जबकि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर करने पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि जो अदालती मुआविनीन मुकर्रर किए गए हैं वो 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने वाले वकला हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस पर रिमार्क्स दिए कि आपकी राय दुरुस्त है, हमें इस बात का इदराक भी है। जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहिब आप मुस्कुरा रहे हैं, अदालती मुआविन के लिए कोई नाम तजवीज़ कर दें। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं कोई नाम तजवीज़ नहीं कर रहा। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि चलें हम इसी ग्रुप में से किसी और को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर लेते हैं। इसके बाद अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया और जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि और कोई मुआवनत करना चाहता है तो कर सकता है। जैसे मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि केस रेगुलर बेंच सुन रहा था, क्या कमेटी इसे शिफ्ट कर सकती है? केस आर्टिकल 191A का है जिसमें चंद केसेस टैक्स से मुताल्लिक भी थे। रजिस्ट्रार ने एडिशनल रजिस्ट्रार के दिफा में कहा कि सब 2 जजेस की कमेटी के फैसले की वजह से हुआ है। केस का ताल्लुक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इख्तियारात से है, ना कि 26वीं आईनी तरमीम से है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास से सवाल किया कि आपने कॉज लिस्ट से केस क्यों हटाया? कोशिश करें कि आज ही अपना तहरीरी जवाब जमा करा दें। आपके साथ भी कुछ हुआ है, पता नहीं आपका इसमें कितना किरदार है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत केस में अदालत का बहुत महदूद इख्तियार समाअत है। शो कॉज नोटिस जिससे जारी किया गया उसका तहरीरी बयान जमा होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हमारा मकसद तो ऐसा नहीं था, लेकिन हम जानना चाहते थे कि केस क्यों वापस हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्रिमिनल और ओरिजिनल इख्तियार समाअत के तहत ये मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं है। अगर खुद से डरने लग जाएं तो अलग बात है। सवाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 का है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नज़र अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसले पेश किए गए थे। मुकदमा मुकर्रर ना करने से मालूम नहीं नज़र अब्बास का कितना ताल्लुक है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नज़र अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। मैं तौहीन अदालत केस में बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हो सकता हूँ और कानूनी सवाल पर अदालत की मुआवनत कर सकता हूँ। ताहम
तौहीन अदालत केस में बतौर अटॉर्नी जनरल मेरी पोजीशन मुख्तलिफ है। इसके बाद अदालती मुआविन वकील शाहिद जमील रोशनम पर आ गए और कहा कि पेशावर में भी ऐसे बेंच तब्दील हुआ था तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोट लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में जो रोस्टर एक दफ़ा बनता है वो तब्दील होता रहता है। यहाँ एक केस की समाअत एक बेंच करता है, दरमियान में बेंच तब्दील हो जाता है और कभी बेंच से मौजूद जज को भी तब्दील कर दिया जाता है। ताहम अगर कोई केस चल रहा हो तो उसे बेंच से वापस नहीं लिया जा सकता। ये मामला फुल कोर्ट की तश्कील के लिए कमेटी को भेजा जा सकता है। इसके बाद अदालती मुआविन मुनीर मलिक ने भी फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी और कहा कि मेरी राय है कि कमेटी जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से ख़त्म नहीं कर सकती। कल जारी होने वाली प्रेस रिलीज मैंने देखी है, कहा गया कि पहले केस गलती से मौजूदा रेगुलर बेंच में लग गया। अगर ये गलती थी तब भी इस पर जुडिशल ऑर्डर लागू हो चुका है जो कि दूसरा जुडिशल ऑर्डर ही बदल सकता है। ये मामला अबदलिया की आज़ादी से जुड़ा है। एक जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी हुक्म से बदला नहीं जा सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत फुल कोर्ट तश्कील के लिए मामला इंतजामी कमेटी को भेजा जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मुनीर मलिक ये बताएं कि क्या तौहीन अदालत केस में हम ऐसा कोई हुक्म जारी कर सकते हैं। मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि इस मसले को हमेशा के लिए तय होना चाहिए क्योंकि ये अदलिया की आज़ादी से जुड़ा है। तौहीन अदालत के अख्तियार समाअत में अदालत हुक्म जारी कर सकती है। मेरी सदा होगी कि फुल कोर्ट इस मामले की समाअत करे। मामला हमेशा के लिए फुल कोर्ट से हल हो सकता है। इसके बाद मुनीर मलिक के दलाइल मुकम्मल हो गए और अदालती मुआविन हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी ख़त्म नहीं कर सकती। 21 जनवरी के अदालती हुक्म में सवालात अवामी अहमियत के हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 175A के तहत तश्कील दी गई है। उसी में सुप्रीम कोर्ट की तारीफ बयान की गई है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तय करेगा। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने हंसते हुए हामिद खान से सवाल किया कि क्या हम दीगर जजेस में आते हैं? अटॉर्नी जनरल साहब, क्या हम जज हैं? इजराह मजाक बात कर रहा हूँ, ऐसे हालात में पूछना पड़ता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस पर रिमार्क्स दिए कि अब तो शायद हम दीगर जजेस ही रह गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब वैसे पूछ रहा था कि हम जजेस का हिस्सा हैं या नहीं हैं। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जी बिल्कुल आप हिस्सा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मैं वैसे ही पूछ रहा था कि आजकल पता नहीं चलता। हामिद खान ने कहा कि आइन के आर्टिकल 175 और 176 के तहत चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस मिलकर सुप्रीम कोर्ट हैं। इसके बाद केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई और आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया जिसमें लिखा है कि हमने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अदालती मुआविन के तौर पर तकर्रुरी के लिए दूसरे नाम तजवीज़ करें, लेकिन उन्होंने नाम बताने से गुरेज किया। लिहाजा हम एहसन बोन और ख्वाजा हारिस अहमद को पहले से तैनात मुआविनीन के अलावा मुआविन मुकर्रर करते हैं। दफ्तर को हिदायत की गई है कि वो उन्हें मुतल्ला करें ताकि कल अदालत के सामने ज़ाती तौर पर या वीडियो लिंक के जरिए पेश हो सकें। शाहिद जमील मरकजी मुकदमे में जवाबदेहिंदगान की नुमाइंदगी करते हुए पेश हुए और अदालत की मुआवनत करने की दरख्वास्त की और अपनी राय पेश की। इसके बाद हुक्मनामे में शाहिद जमील, मुनीर मलिक और हामिद खान के दलाइल को शामिल किया गया है, जबकि आज 2 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है जिसमें 2 सवालात उठाए गए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 और आइन के आर्टिकल 191A के तहत तश्कील दी गई कमेटियों को यह अख्तियार हासिल है कि वो किसी ऐसे केस को वापस ले सकें जिसमें एक रेगुलर बेंच पहले ही नोटिस ले चुका हो और रेगुलर बेंच के दायरे अख्तियार से मुताल्लिक अहम आइनी सवालात उठाए जा चुके हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या मज़कूरा कमेटियाँ इंतजामी हुक्म के जरिए अदालती हुक्म के असर को कलअदम कर सकती हैं जिसके तहत रेगुलर बेंच के सामने मखसूस केस की समाअत की अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है। आइन के आर्टिकल 190 के तहत पाकिस्तान भर के तमाम इंतजामी और अदालती हुक्काम बशमूल इस अदालत के अंदर मौजूद अफसरान को सुप्रीम कोर्ट के अदालती अहकामात की मदद के लिए काम करना है। आइन के आर्टिकल 5 के मुताबिक इस अदालत के अंदर मौजूद अफसरान समेत हर शहरी आइन और कानून की पासदारी का पाबंद है। इसके मुताबिक रजिस्ट्रार की तरफ से पेश करदा वजाहत की कानूनी हैसियत और तौहीन अदालत की मौजूदा कार्रवाई का नतीजा इन सवालात के जवाबात पर मुनहसिर है। इस पूरी सूरत हाल पर माहिर कानून रीमा उमर ने कहा है कि एक बार कोई बेंच तश्कील पा जाए और किसी केस पर समाअत शुरू कर दे तो जजेस की कमेटी केस वापस नहीं ले सकती। 26th अमेंडमेंट के बाद और मोर स्पेसिफिकली जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में अमेंडमेंट हुई कुछ महीने पहले, उसके बाद जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की जो केसेस फिक्स करती है उसकी ये डिस्क्रेशन है, मतलब डिस्क्रेशन कह लें आप या उसकी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी उसकी है कि उसने फैसला करना है कि कौन से केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजने हैं और कौन से केसेस रेगुलर बेंच को भेजने हैं। अब सवाल ये आता है कि एक दफ़ा ये फैसला जब हो जाता है
और जजेस की जो कमेटी है वो एक रेगुलर बेंच पे के पास एक केस भेज देती है, तो उसके बाद क्या वो केस वापस लेके किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज सकती है ये कह के कि हमसे पहले गलती हो गई थी? मेरा ख्याल है अगर हम ये इंटरप्रिटेशन लेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ की या आइन की, तो ये बहुत ही अजीब सी एक केओटिक सिचुएशन अदालत में क्रिएट करेगी, क्योंकि जो एक सर्टेनिटी होती है कि जो एक बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट हो गया, वो सिर्फ तभी तब्दील हो सकता है अगर कोई मेंबर रिक्यूज कर जाए या अगर वो बेंच खुद मामला वापस जजेस की कमेटी को भेजे और कहे कि इस मामले में या आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजें या इसमें कोई और टेक्निकल वजूहात हैं जो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होने की जरूरत है। यही दो मामले हैं मेरी नजर में जिसमें बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है एक दफा, जब वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाए तो उसके बाद। इस केस की समाअत कल भी जारी रहेगी और 2 रुकनी बेंच के सामने अदालती मुआविन हामिद खान अपने दलाइल जारी रखेंगे, जबकि दीगर अदालती मुआविन भी कल दलाइल देंगे। बात करेंगे इस पूरी सूरत हाल पर। हमारे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक साहब। हसनात मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मामला आप देख ही रहे हैं, आपको लग रहा है मामला हल होने जा रहा है? क्योंकि जो इख्तलाफात हैं ज़ाहिर है वो जजिस के भी सामने आते रहे। अब एक कानूनी मामले पर, आइनी मामले पर यह बहस चल रही है, क्या ये आगे किसी बड़े मसले का बाइस बनती नजर आ रही है आपको, या ये मसला हल होता नजर आ रहा है? देखिए शाहजेब, हम देख रहे हैं कि साकिब निसार साहब के दौर से जजेस में इख्तलाफात शुरू हुए और वो इख्तलाफात इतने बड़े कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ यानी एक्सटर्नल सपोर्ट भी ली, एग्जेक्टिव से सपोर्ट एक ग्रुप ने ली दूसरे ग्रुप को नीचे दिखाने के लिए। उसका असर ये हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम में एग्जेक्टिव ने अब बज़ाहिर ये लगे कि उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया है अदलिया पे। अब उसके बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि अब जजेस यूनाइट होंगे और जो एक्सटर्नल उन पे इन्फ्लुएंस बढ़ा है एग्जेक्टिव का, उस हवाले से कोई अपनी स्ट्रगल करेंगे, कोई लाए अमल बनाएंगे। लेकिन बज़ाहिर अब लग रहा है कि एक तरफ जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, अगर आप देखें तो याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ना होते, अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती, अमीनुद्दीन खान साहब का कोई रोल ही ना होता। वो इस वक्त आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनको बहुत ज़्यादा पावर है। इसी तरह और जजेस जो फ्यूचर में चीफ जस्टिस ना बन पाते, लेकिन आईनी बेंच 26वीं तरमीम के बाद उन्हें भी उम्मीद है कि हम 26वीं यानी चीफ जस्टिस की दौड़ में होंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, तकसीम है। लेकिन मामला जो यहाँ है इसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने एक सवाल उठाया, उस सवाल में कि क्या उनकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं, ये मेरा ख्याल है कि उस बेंच का इख्तियार था कि बेंच कहीं भी आप जाएं, किसी कोर्ट में जाते हैं कि आपका ये इख्तियार नहीं है, तो वो खुद अदालत फैसला करती है कि हाँ जी हमारा इख्तियार नहीं है, उनको केस सुनने देना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से रिएक्शन दिया गया, खासकर याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब ने, कि एक जुडिशल आर्डर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर के ज़रिए उस यानी जुडिशल आर्डर को डिस्कार्ड कर दिया गया, उससे अब कंट्रोवर्सी बनी और शकुक व शुबहात पैदा हो रहे हैं कि क्या जो है वो क्यों इतना जल्दी किया जा रहा है, क्या वजह है। अभी तो सिंपल एक सवाल उठाया था और साथ ही जो है वो 26वीं आईनी तरमीम का केस भी लग जाता है। और होना ये चाहिए था कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो उसके बाद जब आईनी बेंच बना, और आईनी बेंच भी आपको पता है जो बना है हुकूमत का वोट मिला है और अमीनुद्दीन खान साहब ने अपने आप को वोट दिया। इसमें इवन याहिया अफरीदी साहब भी चाह रहे थे कि सारे जज आईनी बेंच कैसे हों। तो उसके बाद इनको 26वीं आईनी तरमीम का केस पहले टेकअप करना चाहिए था कि जी क्या ये जो आईनी तरमीम हुई है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट करती है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो जुरिस्प्रूडेंस है उसमें यह है कि अगर आईनी तरमीम भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट करती है तो वो स्ट्राइक डाउन हो सकती है। तो पहले ये मामला, लेकिन ये नहीं हुआ। एक तरफ आप 50 के करीब जज भर्ती करवा रहे हैं, एग्जेक्टिव का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है जुडिशल कमीशन में, वो अपनी मर्जी के जज यानी उनके अपॉइंट हो रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में आपने देखा होगा बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो है वो 9वें नंबर के जज को आईनी बेंच का सरबराह बना गया। 8 जज को बिल्कुल रिटेंडेंट कर दिया गया, उनको उनकी वजह नहीं बताई जा रही कि उनको क्यों नहीं आईनी बेंच कैसा बनाया गया, क्योंकि एक पार्टी को पसंद नहीं है और उसमें सबसे ज़्यादा रोल 1-2 जजेस का है जो जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं खड़े हुए और वो क्योंकि बेनिफिशरी थे, उनको 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में अकोमोडेट किया गया तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में उधर सपोर्ट किया। तो ये इस वक्त ये सूरत हाल है कि एक तरफ
बेनिफिशरी हैं 26वीं आईनी तरमीम के, वो इस मामले को लंबा कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो हैं जो एग्रीव्ड हैं, जो जनरल चीफ जस्टिस बनना था और उनके पास बज़ाहिर ये लग रहा है कि इख्तियारात नहीं है, तो वो अब 3 महीने के वेट के बाद अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो इस मामले में जो है वो देख रहे हैं कि अब हम इस इशू को हाईलाइट करें। तो अब देखते हैं, वकला में तकसीम है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि 8-9 दिन से जो ये कंट्रोवर्सी बनी है, लोगों में भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और काफ़ी हद तक मंसूर अली शाह साहब ने इस मामले जो अदलिया को फिर रेलिवेंट यानी इस कि जी पहले तो ये लग रहा था कि अब जुडिशरी इररेलेवेंट होगी, लेकिन इस जो ये 8-9 दिन की हियरिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि जो है वो फिर लोगों में दिलचस्पी बढ़ रही है कि अदलिया में क्या हो रहा है। तो अब ये मामला जो रेलेवेंस है उसके साथ नंबर्स भी बड़े अहम हैं और जो इख्तियार है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि 26वीं तरमीम करके बाकायदा एक आईनी बेंच बना दिया गया। आपको लग रहा है कि जो तरामीम के बाद जो मामलात हैं, नंबर्स भी और जो इख्तियार है वो कम से कम किसी नतीजे पर, किसी मंतकी नतीजे आ सकता है इस सारी की सारी कार्रवाई का? देखिए, इसका हल यही है कि फुल कोर्ट बनाया जाए और फुल कोर्ट ही अगर फैसला 26वीं आईनी तरमीम को इंडोर्स कर देते हैं और कहा जाता है फुल कोर्ट के जी ठीक है 26वीं आईनी तरमीम ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की वायलेशन नहीं है, तो सब कुछ स्मूथली चलेगा। लेकिन अगर ये आईनी बेंच जो खुद ही क्रिएशन है 26वीं आईनी तरमीम की यही रिव्यू करेगा तो फिर सवालात उठेंगे, फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला, ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो। तो बेहतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अब आईनी बेंच 27 तारीख को मामला टेकअप कर रहा है, वहाँ उनके सामने दरखास्तें भी हैं कि फुल कोर्ट के लिए जुडिशियल कमीशन को लिखें, तो चांसेस हैं कि आईनी बेंच में मेजॉरिटी जजेस यही कहेंगे कि फुल कोर्ट बनाया जाए। जब फुल कोर्ट बनेगा तो उस वक्त देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 2-3 आ रहा है। एक तो वो है कोई 26वीं आईनी तरमीम ठीक है, उसकी बेनिफिट कुछ जजेस को मिला, बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो उसको उस तरह चला रहे हैं। कुछ जजेस हैं वो समझते हैं कि नहीं, इससे हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज़ हुई, हमें अभी एक्शन लेना चाहिए बजाय इसके कि हम वेट करें और 50 के जज जो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कराना चाह रही है वो हम फिर पूरी कोर्ट पैकिंग हो जाए। तीसरे वो ग्रुप है जजेस का जो समझता है कि टाइमिंग हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें वेट करना चाहिए जब तक एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है और जो इस वक्त सूरत हाल है कि हमारे फैसले भी नहीं माने जा रहे, मखसूस नशिस्तों का फैसला आपके सामने है, उसकी अमल दरामद ही नहीं हुआ, ना इवन आईनी बेंच के जजेस जो बैठे हुए जजेस जो सेक्रेटरी थे वो भी खामोश हैं। तो ये वो है कि जी हमें फिलहाल वेट करना चाहिए। इसी वजह से बज़ाहिर ये लगा कि 3 महीने जो है वो ये केस नहीं लगा 26वीं आईनी तरमीम का, लेकिन क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने जब ये इशू हाईलाइट किया तो कि जी कि आईनी बेंच की क्या जुरिडिक्शन है, रेगुलर बेंच की क्या जुरिडिक्शन है, उसके बाद मजबूरन अब ये केस लगना पड़ा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल जिस पे क्रिटिसिज्म आ रहा है वो याहिया अफरीदी साहब पे आ रहा है कि वो जिस तरीके से उन्होंने जो एक कमेटी जिसमें वो खुद सरबराह है, उसका रोल है कि वो केसेस एग्जामिन करे कि कौन सा केस आईनी बेंचेस को जाना चाहिए और कौन सा रेगुलर बेंचेस को जाना चाहिए। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने बज़ाहिर लग रहा है कि वो अपना जो इख्तियार है वो सरेंडर कर दिया है और सारे मामलात हवाले कर दिए आईनी बेंच के, अमीनुद्दीन खान साहब के, और अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी वो अब फैसला कर रही है कि कौन सा केस हम सुनेंगे और कौन सा फिर हम रेगुलर को भेज देंगे। तो ये इससे जो बैलेंस है उससे मसला आ रहा है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में जो कमेटी है जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब भी हैं, मंसूर अली शाह हैं, वो डिसाइड करें कि कौन सा केस जो है वो आईनी बेंच को। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ट्रंप ने जो फौरी तौर पर इकदाम किए हैं उसमें पाकिस्तान किस तरीके से मुतासिर हो रहा है, भारत में मोदी हुकूमत क्या इकदाम कर रही है ताकि मुमकिना जो फॉल आउट है उससे बचा जा सके, चीन क्या कर रहा है, सारे मामला आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार संभाले आज 3रा दिन है, मगर गुज़िश्ता 2 दिनों में उनकी जानिब से इतने इक़दाम और नई पॉलिसीज़ का ऐलान हो चुका है कि ऐसे महसूस हो रहा है कि वो गुज़िश्ता कई माह से हुकूमत कर रहे हों और सिर्फ 2 दिन के अंदर लिए गए उनके फैसलों के असरात दुनिया के दीगर ममालिक पर आने लगे हैं। ट्रंप की जानिब से आने वाले इन पे दर पे अहकामात और ऐलानात पर पूरी दुनिया में तशवीश पाई जा रही है, जबकि इस हवाले से CNN के एक तज्ज़िये में लिखा है कि ट्रंप की यह रफ्तार जानबूझकर एक हिकमत अमली के तहत है, क्योंकि जब इतना कुछ हो रहा होता है तो लोगों को एक वाक़े की संगीनी पर गौर करने का कम ही वक्त मिलता है और छोटे मोटे वाक़यात का दुनिया बदलने वाली नई पॉलिसियों के शोर में दब जाना मामूल बन जाता है। ट्रंप की तरफ से 2 दिन में किए गए इन दर्जनों जारहाना इक़दाम और नई पॉलिसीज़ के असरात पर दुनिया भर के लीडर्स अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तलाश कर रहे हैं। भारत में मोदी हुकूमत के इस हवाले से इक़दाम लेने की तफसीलात सामने आ रही हैं जो हम आपके सामने रखेंगे और इस सारी सूरत हाल में ट्रंप के
एक ऐसे ही जारहाना इक़दाम का बराह रास्त असर पाकिस्तान पर पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और इससे अमरीका की नई इंतजामिया की इब्तिदा में ही दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक बड़ा चैलेंज सामने आ गया है। सहाफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक ट्रंप की जानिब से बाइडेन दौर के पनाह गुज़ीनों के प्रोग्राम को मुअत्तल करने के बाद पाकिस्तान और सदर ट्रंप की नई अमरीकी इंतजामिया के दरमियान ताल्लुकात एक इब्तिदाई चैलेंज का सामना कर रहे हैं। तकरीबन 25,000 अफगान शहरी जो अमरीका की पनाह गुज़ीन प्रोग्राम के लिए अहल हैं, उन्हें अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद अमरीकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान में आर्जी क़याम की इजाज़त दी गई थी। इन अफराद की अक्सरियत ने अमरीकी फ़ौज या उसके कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम किया था, मगर अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान ने इक़्तिदार संभाला तो ये अफराद वहाँ से फ़रार हो गए। पाकिस्तान ने इस उम्मीद और अमरीकी यकीन दहानी पर कि इन अफराद की अमरीका में आबादकारी का अमल चंद माह में मुकम्मल हो जाएगा, उन्हें आर्जी पनाह दे दी थी। लेकिन तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के 3 साल से ज़ायद अरसे के बाद भी अफगान पनाह गुज़ीनों के मामलात हल नहीं हो सके हैं। बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान को यकीन दिलाया था कि वह इन अफगानों को खुसूसी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम और अमरीकी पनाह गुज़ीनों के प्रोग्राम के जरिए अमरीका में आबाद करेगी, मगर नए सदर ट्रंप की जानिब से पहले दिन ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमरीकी पनाह गुज़ीन प्रोग्राम्स को मुअत्तल करने के फैसले ने अब इस अमल को रोक दिया है। एक अमरीकी एहलकार और पनाह गुज़ीनों की आबादकारी के एक अहम एडवोकेट के मुताबिक तकरीबन 1660 अफगान शहरी जिन्हें अमरीकी हुकूमत ने दोबारा आबादकारी के लिए क्लियर किया था, जिनमें अमरीकी फ़ौज के हाजिर सर्विस एहलकारों के अहल खाना भी शामिल हैं, ट्रंप के इस ऑर्डर की वजह से उनकी परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अफगान इवैक्यूएशन कोलिशन ऑफ US वेटरन्स एंड एडवोकेसी ग्रुप्स के सरबराह और एक अमरीकी एहलकार ने उन्हें बताया है कि इन अफराद में तनहा बच्चे भी शामिल हैं जो अपने ख़ानदानों के साथ अमरीका में दोबारा मिलने के मुंतज़िर हैं, और वो अफगान शहरी भी शामिल हैं जो तालिबान की इंतकामी कार्रवाइयों का शिकार हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अमरीकी हिमायत याफ्ता साबिक अफगान हुकूमत के लिए जंग लड़ी थी। और इस फैसले से हज़ारों दूसरे अफगान भी गैर यकीनी की हालत में हैं जिनकी अमरीकी पनाह गुज़ीन के तौर पर दोबारा आबादकारी की मंजूरी हो चुकी है, लेकिन उन्हें ताहाल फ़्लाइट्स असाइन नहीं हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल तो नहीं आया है, ताहम सरकारी ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान इस ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर काफ़ी तशवीश का शिकार है। इस मामले से वाकिफ एक पाकिस्तानी एहलकार के मुताबिक हमें मालूम था कि पनाह गुज़ीनों का यह प्रोग्राम सदर ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद निगरानी में आ सकता है, लेकिन जिस अंदाज में नई इंतजामिया ने कार्रवाई की है वो हमारे लिए हैरान कुन है। खबर के मुताबिक सदर ट्रंप के हल्फ उठाने से एक दिन पहले वजारत खारजा में एक इजलास हुआ था जिसमें पाकिस्तान में फंसे अफगान शहरियों से मुतालिक बातचीत हुई थी। इस हवाले से ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान ने अमरीकी हुक्काम से दरख्वास्त की थी कि वो इन अफराद की वापसी के अमल को तेज़ करें, जबकि एक जरिए के मुताबिक इन अफगान शहरियों की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी तशवीश भी है, क्योंकि इनमें से बेशतर आम शहरी नहीं हैं बल्कि वो अफराद हैं जिन्हें अमरीकी फ़ौज और उनकी इंटेलिजेंस के लिए तरबियत दी गई थी और वो उनके लिए काम कर चुके हैं। इसी तरह जब पाकिस्तान ने 2023 में गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया था तो अमरीका ने फ़ौरन पाकिस्तान से रब्ता करके दरख्वास्त की थी कि अमरीका में दोबारा आबादकारी के लिए अहल अफगान शहरियों को छोड़ा जाए। पाकिस्तान ने अमरीकी दरख्वास्त कबूल कर ली थी। बाइडेन इंतजामिया इस मसले को तस्लीम करती थी, लेकिन ट्रंप इंतजामिया मुमकिन तौर पर इस मामले पर पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत भी नहीं करेगी और ये दोनों हुकूमतों के लिए एक इम्तिहान बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो ऐसे अफगान शहरियों को हमेशा के लिए नहीं पनाह दे सकता है, और क्योंकि ट्रंप इंतजामिया इमिग्रेशन पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती नजर आ रही है तो इसलिए ये मसला पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अफगान मामले पर इख्तिलाफात पैदा कर सकता है। इसके अलावा बतौर सदर हल्फ उठाने से एक दिन पहले ट्रंप ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ कहा था कि अफगानिस्तान को मुस्तकबिल में दी जाने वाली इमदाद तालिबान की जानिब से अमरीकी फ़ौज के इनखला के वक्त छोड़े गए फ़ौजी साजो सामान की वापसी पर मुनहसिर होगी। इतवार को अपने हामियों की एक रैली से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा था कि बाइडेन इंतजामिया ने तालिबान को अरबों डॉलर्स दिए और हमारे फौजी साजो सामान का एक बड़ा हिस्सा दुश्मन को दे दिया, लेकिन अब तालिबान को बताएं कि हम तब तक उन्हें पैसे नहीं देंगे जब तक कि वो हमारा फौजी साजो सामान वापस नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज तकरीबन 20 साल बाद निकल गई थी और जल्दबाजी में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 7 अरब डॉलर्स की मालियत का अमरीकी फ़ौजी साजो सामान अफगानिस्तान में रह गया था और तालिबान की हुकूमत आने के बाद ये फ़ौजी साजो सामान उनके कब्जे में आ गया था। ट्रंप के इस मुतालबे पर तालिबान ने ऑफिशियल सतह पर तो अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया बल्कि इनकार किया, मगर बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से वाकिफ एक शख्स ने बताया है कि तालिबान 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के दौरान छोड़े गए किसी भी फौजी साजो सामान को वापस नहीं करेंगे, बल्कि हथियारों की वापसी के बजाय अमरीका को तालिबान को मजीद जदीद हथियार फराहम करने चाहिए ताकि वो दाइश खुरासान के खिलाफ लड़ सकें, जो दाइश का एक ज़ेली गिरोह है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि तालिबान के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हम अभी कोई तबसरा करने का इरादा नहीं रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के मुतालबे को मुस्तरद करने के बावजूद तालिबान की ज़ेर क़यादत हुकूमत नए सदर की क़यादत में अमरीका के साथ नया आगाज़ चाहती है और वो इसके ज़रिए अपने 9 अरब डॉलर्स के मुंजमद गैर मुल्की
ज़र मुबादला के ज़खायर तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। अफगान तालिबान की तरह भारत की मोदी सरकार भी ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहां है और इसी वजह से वो ट्रंप की नई पॉलिसीज़ के साथ अलाइन करने की कोशिशें कर रहे हैं। भारत जहां एक तरफ ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका में मौजूद हज़ारों गैर कानूनी भारतीय तारिकीन वतन को वापस बुलाने पर बातचीत कर रहा है, तो वहीं वो ट्रंप के मुमकिन टैरिफ से बचने के लिए भी इकदाम पर गौर कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत अमेरिका में मौजूद अपने गैर कानूनी शहरियों की शनाख्त और भारत वापसी के लिए ट्रंप इंतजामिया के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। ये बात भारतीय हुकूमत की तरफ से एक इब्तिदाई इशारा है कि वो नए अमरीकी सदर के साथ ताउन करने के लिए तैयार है और एक ट्रेड वॉर से बचना चाहती है। इस मामले से वाकिफ अफराद के मुताबिक अमेरिका ने तकरीबन 18,000 गैर कानूनी भारतीय तारिकीन वतन की शनाख्त की है, जिन्हें वापस भारत भेजा जाएगा और भारत इन तारिकीन वतन की तस्दीक करके डिपोर्टेशन का अमल शुरू करेगा। ताहम इन अफराद ने मजीद कहा है कि ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये वाज़ेह नहीं है कि अमेरिका में कितने भारतीय तारिकीन वतन गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं और इस ताउन के बदले में भारत उम्मीद करता है कि ट्रंप इंतजामिया भारतीय शहरियों के लिए अमेरिका में दाखिले के कानूनी रास्तों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इसके अलावा गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी से मोदी हुकूमत के इस प्रोग्राम को भी तक़वियत मिल सकती है, जिसका मकसद दुनिया भर में भारतीय अलहदगी पसंद तहरीकों को रोकना है, जिनमें खालिस्तान तहरीक भी शामिल है, जो भारत में एक अलहदा सिख रियासत कायम करने की कोशिश कर रही है। भारत ने इस तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन किया है और हुकाम का ख्याल है कि इस गिरोह के कुछ हिमायती अमेरिका और कनाडा में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अगरचे मोदी ट्रंप के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं और उन्होंने ट्रंप की नई इंतजामिया का खैर मकदम किया है, ताहम वो अमरीकी सदर के किसी गैर मुतवक्के इक़दाम के हवाले से मोहतात हैं, जो कि एक महंगी ट्रेड वॉर का सबब बन सकता है। ट्रंप ने बार बार शिकायत की है कि भारत की जानिब से लगाए जाने वाले भारी इंपोर्ट टैक्सेस से अमरीकी कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है और उन्होंने भारत पर जवाबी टैक्स आयद करने की बात की है। जबकि आज शाया होने वाली ब्लूमबर्ग की एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप की जानिब से अपने तिजारती एक्शंस की धमकियों पर अमल करने की सूरत में भारतीय हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रही है, जिनमें तिजारती मुआहदे, दरामदात पर टैरिफ्स में कमी और अमरीका से मजीद सामान की दरामद शामिल हैं। इस बात से वाकिफ ज़राए के मुताबिक मोदी की क़यादत में भारतीय हुकूमत ने इस हवाले से मुख्तलिफ मंजरनामे मुरत्तिब किए हैं ताकि वो ट्रंप के किसी भी इकदाम का मुकाबला कर सकें जो भारत के तिजारती सरप्लस को कम करने के लिए किया जा सकता है। जबकि एक जरिए का कहना है कि ज़ेर गौर तजावीज़ में से एक ये भी है कि भारत उन अमरीकी रियासतों से दरामद होने वाली अशिया पर टैरिफ्स कम करे जो सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए सियासी तौर पर अहम हैं। ज़राए के मुताबिक ज़ेर बहस मंसूबे भारत की इस वसी हिकमत अमली का हिस्सा हैं, जिसका मकसद ट्रंप के साथ किसी भी तसादुम से बचना है और साथ ही अमरीका और चीन के मुमकिन ट्रेड वॉर से फ़ायदा हासिल करना भी है। जबकि दूसरी तरफ मुसलसल अपनी इंतखाबी मुहिम ने ट्रंप ने कहा था कि चीनी दरामदात पर वो 60% इंपोर्ट टैरिफ लगाएंगे, मगर अभी वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, उतनी जारहाना अंदाज में नहीं कर रहे हैं। 10% टैरिफ की वो ज़रूर बात कर रहे हैं, मगर कनाडा और मैक्सिको पर वो 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।